आज और कल 2 दिन हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे चीजों की चर्चा करेंगे और समझेंगे जो काफी न्यूज में है। तो आपके सामने से वो चीजें गुजरी हैं, लेकिन शायद अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये काम कैसे करता है और इसको यूपीएससी के नजरिए से कहां तक देखने की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि इन टॉपिक्स में पहले से कुछ भी समझ के रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो आप जहां पे हैं वहीं से इस टॉपिक को समझ सकते हैं बड़े आराम से। और बहुत लोगों को मैंने समझाया भी है, जो लोग स्टूडेंट भी नहीं हैं, मतलब मेरे घर के लोग वगैरह वगैरह, उन लोगों को भी समझाया है। तो जाहिर है कि आप लोगों को समझाना आसान है। अब ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना है? उठ गया सब लोगों का हाथ, कुछ लोगों का नहीं उठा। अच्छा, बिटकॉइन नहीं सुना, क्रिप्टो करेंसी का नाम कितने लोगों ने सुना है? अब और भी हाथ उठ गए। ठीक है, कोई अंदाजा है कि बिटकॉइन की प्राइस आज क्या होगी? मैं तो खुद दंग रह गया। मैं सोचा कि आज क्लास में जा रहा हूं, बाकी चीजें तो अपडेटेड हैं, आज क्लास में बात करने के लिए बिटकॉइन की रेट देख लेते हैं। मैं देख के परेशान हो गया। एक बिटकॉइन की रेट जो है 30,90,000 के आसपास है ना। 30,90,000 के आसपास एक बिटकॉइन की रेट है। और पिछले साल एक बिटकॉइन की रेट यही लगभग 13.5 लाख थी। 17 लाख रुपए का इजाफा एक साल में बिटकॉइन में हुआ है। और ये बिटकॉइन है क्या? मतलब क्या सोने का सिक्का है? जाहिर है नहीं है। अगर सोने का सिक्का होता तो पक्के तौर पे साइंस एंड टेक में तो मैं नहीं पढ़ा रहा होता, है ना। वो समय आने पे रामेश्वर सर पढ़ा रहे होते, है ना। तो सोने का सिक्का तो पक्का नहीं है। और जाहिर है कि ये एक ग्लोबल करेंसी है। तो ना तो हमारे रिजर्व बैंक ने इसका नोट छापा है, ना अमेरिका के फेडरल बैंक ने छापा है। तो ये कोई नोट भी नहीं है, राइट। लेकिन बावजूद इसके ये एक करेंसी है, क्योंकि ये वो हर काम करती है जो आप एक करेंसी से उम्मीद करते हैं। करेंसी से आप मेनली दो उम्मीदें रखते हैं। पहला ये कि ये वैल्यू स्टोर करता है, जिससे कि आप वैल्यू के बदले इसका एक्सचेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई नोटबुक खरीदनी है और 20 रुपए की ये नोटबुक है, तो आप 20 रुपए दे करके उसके बदले में नोटबुक ले सकते हैं। तो ये वैल्यू को स्टोर करता है। तो एक्सचेंज का एक जरिया हुआ करेंसी। और दूसरा ये कि अगर वैल्यू को लंबे वक्त तक अपने ही पास सेव रखना है, जिसको हम डिपॉजिट कहते हैं, सेविंग कहते हैं, तो आप करेंसी को भी रख लें, तब तक जब तक कि भारत सरकार उसको अवैध या अमान्य न घोषित करे, तब तक तो रख सकते हैं। और ठीक भी है, समय समय पे होना भी चाहिए। चुपके चुपके आप करेंसी जमा करते जा रहे हैं बिना टैक्स वैक्स दिए हुए, तो लास्ट में अच्छा, लोगों को बड़ी शिकायत रहती है कि सरकार बहुत सख्ती करती है। लोगों को भयंकर शिकायत रहती है। कभी ये नहीं सोचते कि इस शिकायत का उनको नागवार क्यों गुजरता है। मतलब आपने भी तो कहीं ना कहीं चुपके चुपके टैक्स नहीं दिया है, तभी तो आपको ये बात बुरी लग रही है कि अब 2000 का जो करेंसी नोट है वो अमान्य है। अगर आपने टैक्स दिया, जाइए बैंक में जमा कर दीजिए। सरकार ने मना थोड़ी ना किया है बैंक में जमा करने से, क्योंकि आपने ऐसे तरीकों से उसको अपने पास रखा है कि अब बैंक में जाने पे आपको संकोच हो रहा है। ठीक है ना। तो बहरहाल, तो करेंसी ये दोनों काम करती है, और डिजिटल करेंसी भी ये दोनों काम कर सकती है। बस ये है कि उसका कोई फिजिकल स्वरूप नहीं है, ना तो वो कॉइन है, ना तो वो नोट है। और दूसरा कि इसको जारी करने वाली दुनिया की कोई बैंक नहीं है, ना वो इंडिया की बैंक है, ना अमेरिका की बैंक है। अब सबसे पहले तो हमारा और आपका तो इस पर से विश्वास ही उठ जाएगा कि किसी बैंक ने जारी नहीं किया, बदले में कोई नोट नहीं मिल रहा है, बदले में कोई कॉइन नहीं मिल रहा है। अच्छा, और तो और इस करेंसी के पीछे कोई बैकिंग नहीं है। करेंसी के पीछे दो तरह की बैकिंग होती है। पहली बैकिंग होती है किसी प्रेशियस मेटल के थ्रू। पहली बैकिंग वो होती है प्रेशियस मेटल के थ्रू। इसके मतलब पुराने जमाने में तो सोने की बैकिंग होती थी,
कि करेंसी नोट छापने के पहले उतना आपके पास गोल्ड डिपॉजिट होना चाहिए। धीरे धीरे उसको अनलिंक किया गया। इसके पीछे गोल्ड तो छोड़ दो, एल्युमिनियम की भी बैकिंग नहीं है, ठीक है। और दूसरी होती है सोवरिन बैकिंग। सोवरिन बैकिंग का मतलब है कि ठीक है, गोल्ड की बैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उस कंट्री की गवर्नमेंट आपको ये वादा कर रही है कि इस नोट के बदले आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। आपको याद है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैं धारक को, और उस वक्त उस वक्त जो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो उसको साइन करते हैं, है ना। तो सोवरिन बैकिंग होती है या गोल्ड की बैकिंग होती है, डिजिटल करेंसी में वो भी नहीं है। तो कमजोर दिल के जो लोग हैं, जिनको हमेशा हर चीज पे शक होता है, वो तो हाथ भी ना लगाएं, राइट। कि ना तो मेटल है, ना तो सोवरिन बैकिंग है, ना नोट छपा है, ना कुछ है। लेकिन कुछ तो है कि एक बिटकॉइन लगभग 31 लाख पे बिक रहा है। अगर बिक रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। और पिछले साल जब यही टॉपिक हम हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे, तो हम अपने ही नोट को देख रहे थे, तो 13.5 लाख हम बताए थे। तो कंपैरिजन तो बहुत क्लियर है कि एक साल में कितना बढ़ गया। तो अगर इसके पीछे कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, तो ये आखिरकार मैनेज कैसे हो रहा है, रेगुलेट कैसे हो रहा है, उसी को समझना है। और वहां पे आता है साइंस, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली समझने जा रहे हैं बिटकॉइन को नहीं, बल्कि क्रिप्टो करेंसीज को। थोड़ी हिंदी में लिखेंगे, थोड़ा टर्म्स इंग्लिश में रहेगा। और टर्म्स आजकल देवनागरी में, इंग्लिश के टर्म आप एज इट इज अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। एग्जामिनर को बिल्कुल एतराज नहीं होता। अगर आप आजकल हाल फिलहाल के योजना को, पीआईबी के हिंदी की विज्ञप्तियों को देखेंगे, तो वहां पे भी आप ये नोटिस करेंगे कि अब इंग्लिश टर्म को वो लोग देवनागरी में लिख देते हैं। तो ये अब एक बहुत ही अच्छी बात है, और वो हमारी भाषा हिंदी के इंक्लूसिव नेचर को, समावेशी नेचर को शो करता है कि हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी ले रहे हैं। और हिंदी में हमेशा ही दूसरे भाषाओं के शब्द आए हैं, तो आज हम इंग्लिश के भी शब्दों को ले रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। लिखने के पहले अब हम कॉन्टेक्स्ट को समझ गए हैं, तो अब जरा इसके हम साइंस को समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, और अभी लिखिएगा मत, सबसे पहली बात है कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। वर्चुअल का मतलब होता है कि इसका कोई फिजिकल स्वरूप नहीं है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। बाकी के जो करेंसी होते हैं उनका एक भौतिक स्वरूप होता है, चाहे वो सिक्के के रूप में हो या नोट के रूप में हो या दोनों ही रूप में हो, है ना। उनका एक वर्चुअल स्वरूप होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई भी फिजिकल स्वरूप नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब क्या, कोई फोटो वोटो है, कोई फोटो वगैरह नहीं है। हालांकि इंटरनेट पे बिटकॉइन का एक सिंबल सर्कुलेट होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका कोई फोटो नहीं है। ये पूरी तरह से वर्चुअल है। दूसरी बात ये कि इसमें रिलायबिलिटी लाने के लिए एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो हम सिर्फ आज क्रिप्टो नहीं करने जा रहे हैं। क्रिप्टो जब भी हम करते हैं तो उसके साथ साथ हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। तो फिलहाल के लिए दूसरी बात जो हमें समझनी है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, विकेंद्रीकृत करेंसी है। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है, इसके पीछे कोई भी बैंक नहीं है, इसके पीछे कोई भी इशुइंग अथॉरिटी नहीं है। तो जब इसके पीछे कोई बैंक, कोई देश या कोई इशुइंग अथॉरिटी नहीं है, तो विश्वास इस पर हम कैसे लाएं। और विश्वास लाने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। ब्लॉकचेन हम सारे लोगों के लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट, नाम जरूर सुना होगा। बहुत कम लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। लेकिन अगर हम लोग ब्लॉकचेन के काम करने के तरीके को समझ जाएं, तो हमें बिटकॉइन पर हम लोगों को भी विश्वास हो जाएगा। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि ये विकेंद्रीकृत है।
डिसेंट्रलाइज्ड है, और तीसरा ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। अब थोड़ी बात हो जाए हमारे बीच कि ब्लॉकचेन क्या चीज होती है, क्योंकि ब्लॉकचेन को समझ करके वापस अगर हम बिटकॉइन पर आ जाएंगे तो बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के सरकार का क्या रुख है बिटकॉइन पर। तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड को गोली मारो, पहले लेजर को समझते हैं कि लेजर क्या होती है। कभी आप में से कितने लोगों में के घर में कोई भी व्यक्ति बैंक में काम करता है? कोई है? लेजर समझते हो क्या होता है? लेजर एक रजिस्टर होती है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लेजर कहते हैं। हर कंपनी, हर व्यवसाय को एक लेजर मेंटेन करना होता है। लेजर में डे टू डे एंट्री होती है कि आज इनकम कितना हुआ, कहां कहां से हुआ। एक मिठाई की दुकान होगी तो उसको लिखना पड़ेगा कि 2 बजे समोसे बिके 40 रुपए, ये हुआ। तो डेली का इनकम का रिकॉर्ड और डेली का उसका जो भी एक्सपेंडिचर है, डेली का एक्सपेंडिचर भी तो होगा ना। वो रॉ मटेरियल खरीदता होगा मार्केट से, किसी दिन बिजली का बिल देता होगा, लोगों को सैलरी देता होगा। तो लेजर का मतलब होता है एक ऐसा रजिस्टर जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस का, अपने लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसको हम लेजर कहते हैं। फिजिकल लेजर मतलब कि एक फिजिकल, अगर हम रजिस्टर की बात करें तो वो या तो मेरे पास होगी या आपके पास होगी। डन। एक फिजिकल रजिस्टर या तो आपके पास होगी या मेरे पास होगी या उनके पास होगी। लेकिन क्या एक वर्चुअल रजिस्टर, हम सारे लोगों के बीच एक साथ हो सकती है? आराम से। बताते हैं कैसे, कैसे हो सकती है, हम आपको बताते हैं। आप में से कुछ लोग कभी इस पे काम किए हैं, गूगल ड्राइव पे? कितने लोग? हाथ उठाइएगा जरा। कुछ लोग काम किए हैं। तो गूगल ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है गूगल डॉक, जिसपे आप कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, उसके बाद उसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। तो शेयर करते वक्त पूछता है कि जिसके साथ शेयर कर रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट का एडिटर है, संपादक है, या व्यूअर है, सिर्फ दर्शक है। अगर मैं संपादक के लेवल पे, मान लो कि मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाई और आपके साथ शेयर कर लिया। अगर मैं एक संपादक बना के आपके साथ शेयर करता हूं, आप उस डॉक्यूमेंट में तब्दीलियां कर सकते हैं, जिसको कि कहा जाता है कि उसके बाद कोलैबोरेशन हो सकता है कि एक ही डॉक्यूमेंट पर हम और आप एक साथ काम कर सकते हैं, है ना। कोलैबोरेशन हो गई। और इस तरह से बहुत सारे यूनिवर्सिटी वगैरह में रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं कि एक रिसर्च पेपर पे ये लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च पेपर पे 2 प्रोफेसर एक साथ काम कर रहे हैं, वो एक खास एरिया पर रिसर्च कर रहे हैं, ये एक खास एरिया पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। फोन को साइलेंट कर दीजिए। फोन की अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लीजिए उससे। ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या? अब वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया? शेयर डॉक्यूमेंट हो गया ना। ये समझ रहे हैं? अगर आप फेसबुक पे एक फोटो डालते हैं तो फोटो को तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन फोटो के नीचे कमेंट लोग लिख सकते हैं ना। तो आपका वो पोस्ट जो है फेसबुक वाला, वो पूरा का पूरा पोस्ट एक शेयर्ड पोस्ट है। बल्कि फेसबुक इस शब्द का इस्तेमाल करता है शेयर फोटोग्राफ। ठीक है। वो नहीं कहता पब्लिश फोटोग्राफ, वो कहता है शेयर फोटोग्राफ, क्योंकि अब इस पे लोग अपना कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट। तो ये शेयर हो गया। तो क्या हम एक डिजिटल रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें लेन देन के सारे रिकॉर्ड हों और उसमें हजारों की संख्या में यूजर्स हो? क्यों नहीं हो सकते? और हर यूजर उसका एडिटर हो सकता है, हर यूजर
उसका एडिटर हो सकता है। तो ब्लॉकचेन जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब वितरित, वितरित का मतलब है कि इसके जितने यूजर हैं सबके पास इस लेजर की एक एक कॉपी है। और अगर हम उसमें कोई चेंज किए तो वो चेंज आप वाले डॉक्यूमेंट में भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट तो एक ही है, हम सारे लोगों के पास उसका एडिटिंग राइट है। तो अगर हम उसको चेंज किए तो वो चेंज आपको भी दिख रहा होगा। अब आपको मन है तो आप चेंज कर दीजिए, वो हमको दिखेगा। क्लियर है? तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है तो इसमें विश्वसनीयता कैसे लाई जाए? क्योंकि हम भी चेंज कर देंगे, आप भी चेंज कर देंगे, ठीक है? तो अगर हम भी चेंज कर दिए, आप भी चेंज कर दिए, तो विश्वसनीयता तो चली गई। लेकिन फिलहाल हम अभी मान के चलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, और फिर उसमें हम विश्वसनीयता लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इज एक वितरित लेजर है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, और जाहिर है ये ऑनलाइन है। अगर ये ऑनलाइन नहीं होता तो एक फिजिकल रजिस्टर तो हमारे और आपके बीच शेयर हो ही नहीं सकता। हजारों यूजर की बात तो आप हटा ही दीजिए। क्लियर? आइए, थैंक यू। अब इसको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अब लानी है हमको इसमें विश्वसनीयता। विश्वसनीयता को समझने के पहले अब ये समझ लें कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है तो मान के चलो कि ये एक डिजिटल फाइल है जिसमें लेन देन का ब्यौरा रखा जा रहा है, डिजिटल फाइल है। तो ये नाम कहां से आ गया? ब्लॉकचेन। ये नाम तो बड़ा अजीबोगरीब है, इसको रजिस्टर वगैरह कुछ भी कह सकते थे। ब्लॉकचेन कहां से आ गया? जिस दिन ब्लॉकचेन समझ गए, इसकी विश्वसनीयता भी सिद्ध हो जाएगी। तो ब्लॉकचेन में ना, इसको इसलिए ब्लॉकचेन कहते हैं कि इस लेजर में जितने भी डेटा हैं जिसकी एंट्री होती है, किसी ने किसी से कुछ खरीदा, किसी ने किसी को कुछ बेचा, जिसमें कि कुछ लेन देन हुआ, हर इंफॉर्मेशन को हम एक ब्लॉक कहते हैं। और वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक की एक श्रृंखला बनी हुई है, चेन बनी हुई है, वो ब्लॉक वहां आकर के जुड़ जाती है। लाइक यहां पे डेटा स्टोरेज का यूनिट इज ब्लॉक। तो ये एक ब्लॉक है, ये अगले ब्लॉक से लिंक है, ये अगले ब्लॉक से लिंक है, ये अगले ब्लॉक से लिंक है, और ये वेट कर रहा है कि एक और ब्लॉक इसमें जोड़ दी जाए। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो हो गया, ये हो गया ब्लॉकचेन। और ये 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 सब क्या है? ब्लॉक्स हैं। देखिए, अब आप लोग ब्लॉकचेन इंजीनियर बनने के राह पे निकल पड़े हैं। अच्छा, कहीं कोई चीज मिस हो रही हो या कहीं कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा हो तो हाथ उठा दीजिएगा, हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है? तो उससे हम सारे लोग एक साथ प्रोग्रेस करते रहेंगे। तो ये ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक क्या है? ब्लॉक है डेटा स्टोरेज का एक यूनिट, कि हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक होता है। क्लियर? तो ब्लॉक, ब्लॉक इज रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड। ठीक है? ट्रांजैक्शन मतलब हर लेन देन का एक रिकॉर्ड, उसको हम ब्लॉक कहते हैं। अब लाते हैं इसमें विश्वसनीयता। ये दिख रहा है या नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा? अब दिखा?
अब हम आते हैं कि इसमें विश्वसनीयता कैसे लाई जाए। राइट, विश्वसनीयता लाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों पर विचार करना पड़ेगा। पहली चीज ये कि एक ब्लॉक जो कि डेटा स्टोरेज की एक इकाई है, एक ब्लॉक में क्या क्या होता है। ठीक है, एक ब्लॉक जो कि डेटा स्टोरेज की एक इकाई है, उसमें क्या क्या होता है। तो बेसिकली हर ब्लॉक में दो चीजें होती हैं। पहला, जो भी डेटा है, कि अभिषेक सर ने सचिन सर से एक किताब ली, बदले में एक बिटकॉइन दिया। अब सचिन सर हैं, बहुत अच्छी किताब लिखेंगे, एक बिटकॉइन इनको हम दे दिए। ठीक है, ऐसे मेरे पास है नहीं, लेकिन समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये डेटा हुआ कि अभिषेक सर, सचिन सर, एक बिटकॉइन दिया गया, और ये डेटा हुआ। उसके साथ उस ब्लॉक का, जब ब्लॉक में एक डेटा डाला जाता है तो उस ब्लॉक का एक रैंडमली एक नंबर आइडेंटिफायर जनरेट हो जाता है। डेटा डालते ही उसका एक आइडेंटिफायर, एक नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे आपके मोबाइल फोन का IMEI नंबर होता है। राइट, वो यूनिक आइडेंटिफायर है, वो किसी के साथ शेयर नहीं रहता। दुनिया के किसी भी ब्रांड का कोई भी मोबाइल का सेम IMEI नंबर नहीं होगा। इसी तरह से उस ब्लॉक का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, उसको हम उस ब्लॉक का हैश नंबर कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी ब्लॉक में इसका अपना एक डेटा होगा और इसका एक अपना हैश नंबर होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये ब्लॉक अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, ये चेन में रहता है ना, हर ये ब्लॉक चेन है, तो ये ब्लॉक के पीछे भी कोई ब्लॉक होगा। ठीक है, उस ब्लॉक का अपना एक डेटा होगा और उस ब्लॉक का अपना एक कोई हैश नंबर होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस वाले ब्लॉक में इसका अपना एक डेटा है, इसका अपना एक हैश नंबर है, और एक पिछले वाले ब्लॉक का हैश नंबर है। तो किसी भी ब्लॉक के तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, किसी ब्लॉक के तीन पार्ट। पहला, डेटा, जो भी उस ब्लॉक की अपनी सूचना है, ब्लॉक के स्वयं का हैश नंबर। मान लो ये इस ब्लॉक का अपना एक हैश नंबर है, ये जस्ट काल्पनिक हैश नंबर। ठीक है, और तीसरा, पिछले ब्लॉक का हैश नंबर। राइट, ये काल्पनिक है, दोनों हैश नंबर कुछ भी हो सकता था। तो किसी भी ब्लॉक के ये तीन भाग होंगे, और हैश नंबर की एक प्रवृत्ति होती है कि अगर सूचना को आप बदलेंगे तो हैश नंबर बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई भी यूजर हैश नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। कोई भी यूजर सूचना के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मान लो कि मैंने एक बिटकॉइन किसी को दिया, वो आदमी कह सकता है कि इन्होंने मुझे हाफ बिटकॉइन दिया। जैसे ही वो सूचना के साथ छेड़छाड़ करेगा, मान लो ये वाले ब्लॉक की सूचना के साथ छेड़छाड़ की, तो इस ब्लॉक का हैश नंबर अब बदल जाएगा। लेकिन तब तक इसके आगे एक ब्लॉक लग चुका है, और ये जो इसके आगे जो ब्लॉक लगा है, उसने इसका ओरिजिनल हैश नंबर उठा रखा है। आपने इस ब्लॉक में छेड़छाड़ की, इसका हैश नंबर बदल गया, और यहां पर जो इसने ओरिजिनल हैश नंबर उठा लिया था वो तो नहीं बदला, तो मिसमैच हो गया ना। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो
अगर डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई तो हैश नंबर बदल जाएगा, और हैश नंबर अगर बदला तो ब्लॉकचेन के अंदर वो मिसमैच दिख रहा होगा, क्योंकि अगले वाला ब्लॉक जब वो ऐड हुआ था और तब का हैश नंबर उसने अपने आप पिक कर लिया था, अब उस हैश नंबर के साथ ये मैच नहीं कर रहा है। सिस्टम में इनबिल्ट वार्निंग होती है जो कि इस तरह के मिसमैच को दिखा देती है कि ये मिसमैच हो रहा है। उसके बाद सिस्टम के यूजर्स उसको देखते हैं कि ये डेटा जो है ये कब, किसने, कहां, कैसे छेड़छाड़ किया और उसकी क्या पुष्टि हुई है। आर वी क्लियर? तो यहां से आती है विश्वसनीयता। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जिसमें कि ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन होते हैं, ब्लॉक्स का अपना हैश नंबर होता है, इंफॉर्मेशन बदलोगे हैश बदल जाएगा, हैश बदलेगा तो पूरे चेन में मिसमैच दिखने लग जाएगा, और मिसमैच देखते ही सारे यूजर अलर्ट हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब कोई ट्रांजैक्शन हुआ, अब हम इसी से विश्वसनीयता के अब दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं और उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। अब जब कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उस ट्रांजैक्शन का मैंने इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक बना के दे दिया, लेकिन ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक जाके जुड़ता नहीं है। ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक जाके जुड़ता नहीं है कि मैंने एक इंफॉर्मेशन क्रिएट किया कि मैंने एक बिटकॉइन इनको दे दिया, ठीक है, इन्होंने भी उसकी पुष्टि कर दी कि एक बिटकॉइन इनसे मुझे मिल गया। बावजूद इसके ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक जाके नहीं जुड़ जाता कि जुड़ गया। ये इंफॉर्मेशन एक अनलिंक्ड ब्लॉक के रूप में रहता है। अनलिंक्ड ब्लॉक का मतलब एक ऐसा ब्लॉक जो अभी तक कड़ी से जुड़ा नहीं है, अनलिंक्ड ब्लॉक रहेगा। और बड़े सारे यूजर्स इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। बहुत सारे यूजर्स इस ब्लॉक की वेरिफिकेशन करेंगे, और जब उन्होंने कंसेंसस से पुष्टि कर दी, कंसेंसस का मतलब एक मत, जब उन्होंने कंसेंसस से पुष्टि कर दी कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, हमने वेरीफाई कर लिया कि इस वॉलेट से निकल करके इस वॉलेट में गया है, क्रिप्टो का भी एक अपना वॉलेट होता है, तो इस वॉलेट से निकल करके यहां गया है, इस वॉलेट में एक बिटकॉइन कम हो गया, उस वॉलेट में एक बिटकॉइन बढ़ गया, और जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी आईडी ये है, जो यहां ओरिजिनेट हुई वहां खत्म हुई। जब इतनी चीजों की पुष्टि बहुत सारे लोग कर देंगे तब जाकर के वो ब्लॉक कभी 10 मिनट के बाद कम से कम ऐड होता है। तो पॉइंट हियर इज कि जब हम इंफॉर्मेशन का ब्लॉक देते हैं सिस्टम में तो वो यूं ही नहीं जाके जुड़ जाता, उसकी पुष्टि करनी पड़ती है। और जब कंसेंसस से, एक मत से जब उसकी पुष्टि हो जाए तब जाकर के वो जुड़ता है। जब जुड़ा तो उसने पिछले ब्लॉक का हैश लिया और जुड़ते ही इसका अपना एक हैश जनरेट हो गया। इसके बाद चेंज करते वक्त आप याद रखिएगा कि इसका अपना हैश अपने आप बदल जाएगा। आप लोगों को यह पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज के लिए इस साल से, इस वित्तीय वर्ष से ये कंपलसरी कर दिया है कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर में अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल की मैकेनिज्म होनी चाहिए। ऑडिट ट्रेल का मतलब ये है कि अगर मैं जुलाई में एक डेटा को एंटर कर रहा हूं कि अप्रैल में मैंने इनको इतने पैसे दिए, एंटर जुलाई में कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन डेट 10 अप्रैल की है लेकिन एंट्री उसकी जुलाई में की, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो सूचना तो लेगा ही, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो सूचना तो लेगा ही कि मैंने 10 अप्रैल को अमुक व्यक्ति को इतने पैसे दिए, लेकिन सॉफ्टवेयर खुद से जनरेट करेगा कि ये डेटा 20 जुलाई को एंटर हुई है। उसको मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा, उसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता। ये सॉफ्टवेयर का ये इनबिल्ट फीचर है कि वो डेटा किस डेट को एंटर हुई है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा, और वो टैंपर प्रूफ है, उसको आप नहीं बदल सकते। मान लो उसके कुछ दिन के बाद उस डेटा को हमने डिलीट कर दिया, सॉफ्टवेयर ये भी रिकॉर्ड करेगा कि ये डेटा इस डेट को क्रिएट हुआ, डेटा ये था, इसको डिलीट कर दिया गया। या डेटा में कोई भी तब्दीली की तो वो भी कि इस डेट को डेटा ये था, इस डेट को फला यूजर ने डेटा को ये कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब ये रिकॉर्ड चाहिए।
ताकि कंपनी अपने अकाउंट के बुक में किसी भी तरह के घपलेबाजी करने से बचे, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर में करेंगे तो ऑडिट ट्रेल से पूरा कुछ पता होगा कि किस महीने का ट्रांजैक्शन आपने किस महीने एंटर किया है। क्योंकि कंपनियां अपने इनकम के डेटा के साथ हेरफेर करती हैं कि उनको टैक्स ना देना पड़े, या एक्सपेंडिचर बढ़ा के बताती हैं कि उनका टैक्स कम बने। दोनों ही से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑडिट ट्रेल किया। तो वहां पे भी क्या है कि डेट वगैरह को आप चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से डेट डाल दीजिए कि ये 10 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर 20 जुलाई को एंट्री की है तो वो 20 जुलाई का भी डेट वहीं पे रहेगा कि रिकॉर्ड क्रिएटेड ऑन 20 जुलाई। गवर्नमेंट को दिख रहा होगा, तो आपसे जो टैक्स के अथॉरिटी होंगे पूछ सकते हैं, अगर वो उन्होंने आपका देखा पूरा का पूरा तो आपसे पूछ सकते हैं कि 20 जुलाई को कैसे याद आया, राइट, जब ये ट्रांजैक्शन उस डेट को हो गया था। तो इसी तरह से यहाँ पे ब्लॉक्स का एक चेन क्रिएट होता है। लेकिन अभी हम एक लेवल और ऊपर आते हैं, वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद आम सहमति से इसकी पुष्टि हो गई, 10 मिनट तक कम से कम टाइम लगता है, तब जाकर के ये ब्लॉक जुड़ता है वगैरह वगैरह। और बिटकॉइन में तो एक और भी सिस्टम है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आजकल कई जगहों पे हो रहा है। आपको पता है कि आंध्रा के गवर्नमेंट ने, तेलंगाना के गवर्नमेंट ने लैंड के रिकॉर्ड की रजिस्ट्री को ब्लॉकचेन के बेसिस पे कर दी है, कि जब रजिस्ट्री हुई तो उनका अपना एक ब्लॉकचेन चल रहा है जिसमें एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। क्योंकि लैंड के मामले में पुराने रिकॉर्ड की वजह से बहुत तरह के डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे थे। अब लैंड की गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप आइए, फ्रेश रजिस्ट्री कराइए और ब्लॉकचेन के सिस्टम में एंट्री कराइए, सो दैट कि डॉक्यूमेंट वगैरह पे जो ये डिपेंडेंस है और डॉक्यूमेंट में जो भी गड़बड़ी हो सकती थी उस सब से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बिटकॉइन के लेवल पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। वो क्या कि जब अब हम लोग बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो मान लो कि मैंने आपको 2 बिटकॉइन दिए और मैंने उसका ब्लॉक क्रिएट किया। उसकी वेरिफिकेशन के लिए ग्लोबली, एक तरह से जितने यूजर्स हैं उनके बीच एक रेस लग जाती है। सच में रेस लग जाती है कि कौन सबसे पहले इसकी पुष्टि करेगा। और पुष्टि आप ऐसे ही नहीं कर देंगे कि ये वॉलेट आईडी है, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, इनके पास से 2 बिटकॉइन कम हुए, इनके पास 2 बिटकॉइन बढ़ गए तो हमने पुष्टि कर दी। पुष्टि करने के पहले आपको एक क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करना पड़ेगा। अगर पजल सॉल्विंग में आप या आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कमजोर है तो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक क्रिप्टोग्राफिक पजल वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। और जितने ज्यादा कंप्यूटर उस कोड में लगते हैं, जितने ज्यादा कंप्यूटर, रेस किस बात की है अभी हम आ रहे हैं उस पर, लेकिन जितने ज्यादा कंप्यूटर की, चलो हम जल्दी से इसको सॉल्व करें और उसके बाद वेरीफाई कर दें। सॉल्व करो तब वेरीफाई करो, तो चलो पहले हम सॉल्व करते हैं और वेरीफाई करते हैं। जितने ज्यादा कंप्यूटर, वो पजल ऑटोमेटिकली उतना हार्ड होते चला जाता है। लेकिन ये रेस लगती ही क्यों है? लोगों को और काम नहीं है? किसी को साइंस टेक पढ़ाना नहीं है क्या? किसी को साइंस टेक पढ़ना नहीं है क्या? तो कौन बैठ करके ये सॉल्व करेगा और वेरिफिकेशन करेगा? इसी के लिए बिटकॉइन के सिस्टम को विश्वसनीय सिस्टम बनाए रखने के लिए अगर आप पहले व्यक्ति बनते हैं जो इसको वेरीफाई करता है, पजल को सॉल्व करने के बाद उसको रिवॉर्ड में थोड़ा सा बिटकॉइन दिया जाता है। उसको रिवॉर्ड में थोड़ा सा बिटकॉइन दिया जाता है। तो थोड़े से बिटकॉइन के लिए कोई इतना करेगा? याद रखिएगा, एक बिटकॉइन 31 लाख का है, तो थोड़ा सा बिटकॉइन के लिए अगर आप सारे लोग अभी क्लास छोड़ करके जो है बिटकॉइन के डेटा की पुष्टि कर रहे होंगे, है ना? तो अब समझ गए, दुनिया में बिटकॉइन का सिस्टम ऐसे डेवलप किया गया है कि टोटल बिटकॉइन की संख्या 21 मिलियन है। और यह कहा गया है कि जिस दिन 21 मिलियन की संख्या बाहर निकल जाएगी बिटकॉइन की, उसके बाद बिटकॉइन के सिस्टम को मेंटेन कैसे रखा जाए उसका तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये बिटकॉइन बचे हुए हैं तब तक इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन की पुष्टि करने के लिए आपको, और पुष्टि सबसे पहले करने के लिए इसमें सिर्फ
प्रथम पुरस्कार है, कोई द्वितीय पुरस्कार, कोई तृतीय पुरस्कार, कोई सांत्वना पुरस्कार, कुछ नहीं है। प्रथम पुरस्कार है इफ यू आर द फर्स्ट, कहां, ग्लोबली, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड वेरीफाई दिस, तो आपको एक छोटा सा बिटकॉइन मिलेगा। और वो बिटकॉइन किसी से लेके मिलेगा नहीं, बिटकॉइन का जो 21 मिलियन बिटकॉइन का जो स्टॉक है, 21 मिलियन का मतलब 2.1 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन का जो स्टॉक है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, ऐसा नहीं कि एक बिटकॉइन दे दिया जाएगा एक मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब तो कोई सीसेट पढ़ाने के लिए बचेगा ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं, बल्कि थोड़ा सा बिटकॉइन आपको मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग, कि बिटकॉइन का एक खजाना गड़ा हुआ है, आप माइनिंग करके, खनन करके जरा सा बिटकॉइन निकाल करके ला रहे हैं। धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर एक लेवल और समझते हैं। तो आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर दिया, और अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्शन नहीं करता, सॉलिड ऑब्जेक्शन का मतलब कि भाई ट्रांजैक्शन नंबर नहीं मैच कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तब तक वो डेटा ऑफिशियल डेटा हो जाता है, तब जाकर के वो डेटा कड़ी में जुड़ जाता है, ब्लॉकचेन की कड़ी में जुड़ जाता है, ठीक है। और कोई डिस्क्रिपेंसी होती नहीं है, मतलब कि कोई भी उसके बाद कोई चैलेंज वगैरह नहीं होता। नाउ ये इतना बिटकॉइन, रोज बिटकॉइन में इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और इसके वेरिफिकेशन के लिए इतने सारे बिटकॉइन की माइनिंग वाले लोग लगे हुए हैं, और हर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के लिए थोड़ी सी बिटकॉइन दी जा रही है, तो ये कितने दिन चलेगा, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन, तो उसका भी हिसाब है कि तकरीबन इस साल तक चलेगा। ज्यादा बुरा नहीं है ना। अगर तब तक बिटकॉइन बचा रहा, तब तक पृथ्वी बची रही। हम लोगों ने कोशिश तो बहुत कर रखी है कि पृथ्वी को उसके पहले हम ठिकाने लगा दें, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त से पहले तो डेवलप्ड कंट्री, बाद में डेवलपिंग कंट्री भी कहे कि नहीं भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है पृथ्वी को खत्म करने का, हम पीछे कैसे रहेंगे, हम किसी से कम नहीं है, तो हमने भी, मतलब डेवलपिंग कंट्री ने भी पूरा जोर लगा दिया है। तो तब तक अगर पृथ्वी बची रही, बिटकॉइन बचा रहा, तो उस वक्त 2140 में, मतलब आज से 117 साल के बाद ये सवाल उठेगा कि इस ब्लॉकचेन को मेंटेन अब क्या दे करके करवाया जाए। तब तक तो ये चलता रहेगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है बिटकॉइन की माइनिंग। आज जा करके घर पे गूगल कीजिएगा बिटकॉइन माइनिंग फार्म। अगर आपको ये लगता है कि लोग घर पे एक बड़ा पावरफुल कंप्यूटर ले करके और माइनिंग कर रहे होंगे, तो भूल जाइए। माइनिंग आज की डेट में, जब माइनिंग एकदम शुरू हुआ था, 2017-18 की बात हो रही है, तब इस तरह से माइनिंग कुटीर उद्योग था, ठीक है। कुटीर उद्योग समझते हैं ना, हाँ। तो तब माइनिंग कुटीर उद्योग था कि लोग पावरफुल कंप्यूटर लेकर के बैठ जाते थे, और नॉर्मल प्रोसेसर के बदले भयंकर ग्राफिक प्रोसेसर वगैरह लगा करके बैठते थे और सॉल्व करते रहते थे। आज की डेट में बिटकॉइन माइनिंग फार्म है, एक बिल्डिंग के अंदर 1000 कंप्यूटर लगे हुए, और 1000 ऐसे कंप्यूटर जहां पर जबरदस्त पावरफुल ग्राफिक कार्ड वाले कंप्यूटर लगे हुए हैं, क्रिप्टोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल प्रोसेसर, ये इंटेल का 12th जनरेशन i7 i9 ये सब कुछ नहीं चलता है। वो एनवीडिया के GTX सीरीज के प्रोसेसर जो हैं, वो भी भयंकर वाले, वो जिस एनवीडिया, एक एनवीडिया अमेरिकन कंपनी है जिसकी किस्मत खुल गई है। एक जमाना था कि लोग कंप्यूटर लेते थे तो ग्राफिक कार्ड लीजिएगा, उससे क्या होता है, गेम अच्छा खेलेंगे, अरे गेम हम नहीं खेलते हैं। वीडियो अच्छा चलेगा, वीडियो तो फोन पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जिस ग्राफिक कार्ड को लोग कंप्यूटर में लगवाते नहीं थे, कि क्यों ही अलग से 6,000 रुपए देना। आज की डेट में 6,000 में अगर आप ग्राफिक कार्ड ढूंढने जाएंगे, तो दुकान वाला हंस हंस के अपने कुर्सी से गिर जाएगा कि आप 6,000 में ग्राफिक कार्ड लेने आए हैं। ये वैसी ही बात हो गई कि आप 25 पैसे में लंच लेना चाहते हैं पूरा। तो एनवीडिया की तो किस्मत खुल गई दो वजह से। पहली किस्मत तो खुली ये क्रिप्टो माइनिंग में, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग में जितने पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, नॉर्मल पीसी ग्रेड के प्रोसेसर काम नहीं करते। उसके लिए ग्राफिक प्रोसेसर जो हाई हीट पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सके वगैरह, नंबर 1।
और दूसरा एआई। जो सिस्टम्स एआई के मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, एआई के एल्गोरिदम को रन कर रहे हैं, वो सब के सब पूरी तरह से ग्राफिक प्रोसेसर पर बेस्ड हैं, और एनवीडिया आज के डेट में ग्राफिक प्रोसेसर की नंबर 1 कंपनी है। तो उनकी तो किस्मत खुल गई। अगर ओपन एआई की बात करें तो ओपन एआई आज की डेट में एनवीडिया का एक बहुत बड़ा कस्टमर है। वही ओपन एआई जो चैट जीपीटी डेवलप किया, ठीक है, फिर सैम ऑल्टमैन को निकाल दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, वगैरह वगैरह। तो अब ये माइनिंग के बड़े बड़े फार्म हैं, और आज की डेट में अब चिंता दूसरी हो गई कि माइनिंग फार्म इतनी ज्यादा एनर्जी लेते हैं कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। माइनिंग फार्म इतनी ज्यादा एनर्जी लेते हैं, और जाहिर है इतने पावरफुल कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको उतनी एनर्जी भी तो चाहिए। इंडिया में भी बड़े सारे माइनिंग फार्म हैं, और यूरोप में, विशेषकर ईस्टर्न यूरोप में बड़े सारे माइनिंग फार्म हैं। अमेरिका के उन राज्यों में जहां पर आबादी कम है, वहां पे भी खुले एरिया में बड़े बड़े माइनिंग फार्म लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, और बहुत सारे कंप्यूटर से बहुत सारे ट्रांजैक्शन में क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके वेरीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। मोर और लेस जितना बड़ा माइनिंग फार्म, उनकी पर डे उतनी ज्यादा बिटकॉइन की अर्निंग। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि बिना सोने की गारंटी के, बिना सोवरिन गारंटी के कि उस देश के सेंट्रल बैंक ने ये गारंटी दी है, बिना किसी बैंक, सेंट्रल बैंक के इन्वॉल्व हुए भी कैसे क्रिप्टो करेंसी विश्वसनीय हो सकता है ना? क्योंकि ब्लॉकचेन है, और अगर हम क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन की बात कर लें तो क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन में एक रिवॉर्ड भी शामिल है कि आप क्रिप्टोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके और वेरीफाई करेंगे तो आपको बिटकॉइन का एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, और इस तरह से एक आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिलता है। तो ये हो गई बात क्रिप्टो की, और क्रिप्टो के साथ साथ कैसे हमने सीख लिया कि ब्लॉकचेन क्या होता है। अब थोड़ी देर के लिए क्रिप्टो करेंसी को हटा दो, तो हर एक वो चीज जहां पर डिजिटल लेन देन है, और जहां पर आपको सुपर विश्वसनीयता एस्टेब्लिश करनी है, आप ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर लें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आरबीआई ने बहुत क्लियरली बोला, और आज नहीं 2019 में ही बोला, कि इंडिया में औपचारिक तौर पे लेन देन के माध्यम के रूप में क्रिप्टो को नहीं अलाउ करना चाहिए। आज की डेट में औपचारिक रूप से लेन देन के माध्यम के रूप में सिर्फ रुपए की स्वीकार्यता है, और कोई भी स्वीकार्यता हमारे कंट्री में नहीं है। अब आप रुपए चाहे करेंसी नोट में दें, या पेटीएम या गूगल पे से दें, या अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से दें, लेकिन है तो यही। दुनिया में कई देश हैं, कुछ देश मैं भी गया हूं, जहां पे प्राइस जो है खासतौर पे महंगी चीजों की, वो मेंशन रहती है कि इतने डॉलर या इतना बिटकॉइन, पॉइंट में ही होता है, लेकिन इतना बिटकॉइन। वो बहुत सारी ऑनलाइन चीजों की भी प्राइस बिटकॉइन में होती है। तो आरबीआई 19 में ही आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, ये 2 सबसे बड़े कॉइन हैं, तो इसमें से कोई भी लेन देन का कोई माध्यम हमारे देश में नहीं बनना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इससे राजी है, लेकिन आरबीआई ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द था कि ब्लॉकचेन इज ट्रस्ट टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन विश्वसनीयता की टेक्नोलॉजी है, और इसके कई क्षेत्रों में इस्तेमाल के तरीकों को ढूंढने के लिए सरकार को पहल करने की जरूरत है, और प्राइवेट सेक्टर को भी पहल करने की जरूरत है। ये बात 19 की है। पैंडेमिक वगैरह के दौरान ये सारी चीजें थोड़ी सी बैक बर्नर पे चली गई, लेकिन बावजूद इसके आज की डेट में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 3 स्टेट में लैंड रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन के बेस पर डिजिटल रिपोजिटरी में रखने का काम शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, आरबीआई अब धीरे धीरे बैंक्स को इस चीज के लिए इनकरेज कर रही है कि आपके जो अपने डिजिटल लेन देन होते हैं,
आपको ये पता होगा कि इंडिया में इकोनॉमी, खास तौर पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के डिजिटाइजेशन के बाद बैंकिंग फ्रॉड भी एकदम आसमान को छू रहे हैं। अगर मैं हाथ उठवा लूं और ये पूछ लूं कि आप में से कितने लोग या कितने ऐसे लोग जिनके परिवार में या दोस्तों में किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो कई हाथ उठ जाएंगे अभी। अगर मैं पूछ लूं कि बैंकिंग फ्रॉड या डिजिटल वॉलेट का फ्रॉड आपके साथ या आपके जानने वालों में से कितने के साथ हुआ होगा, हुआ है ना? अगर इन चीजों को ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाए, क्या होगा? ट्रांजैक्शन 10 मिनट स्लो हो जाएगा। लेकिन क्या हम इस चीज के लिए कर सकते हैं कि अगर 5,000 रुपए से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन है तो वो 10 मिनट के बाद रियलाइज होगा? क्या जरूरत है रियल टाइम रियलाइज करने की, है ना? आप यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा कि आप एक कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए फोन खरीद रहे हैं, 15,000 का फोन खरीद रहे हैं, आप डेबिट कार्ड लेकर के गए, डेबिट कार्ड स्वाइप करा लिया, 15,000 पे कर दिया। अब ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो देन एंड देयर, पहले क्या होता था कि देन एंड देयर, अब वो स्वाइप हो गया, उसकी मशीन से पर्ची निकल गई, आपका फोन दे दिया, राइट? अब यही होगा ना, 10 मिनट का वेट करना होगा। लेकिन आप ये सोच के देखो कि ये 10 मिनट की वेट से कितनी ज्यादा डिजिटल सेफ्टी हो जाएगी। और मान के चलो कि चलो 5,000 के नीचे का कोई ट्रांजैक्शन जो है, अगर किसी के साथ फर्जी हो भी जाता है तो लोग उसको काफी हद तक टॉलरेट कर लेंगे। 5,000 के ऊपर का कर दीजिए। सो इस तरह से आरबीआई बैंक्स को डिजिटल वॉलेट वाली कंपनीज जो हैं, चाहे वो मोबीक्विक हो, चाहे वो पेटीएम हो या भारत पे हो या गूगल पे हो, इन सबको एनकरेज कर रही है कि भाई आपको ब्लॉकचेन को एडॉप्ट करने में क्या परेशानी हो रही है, आप इसको करिए, सो दैट कि हाई वैल्यू, अभी आरबीआई ने कोई लिमिट नहीं डाली है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की वैलिडेशन ब्लॉकचेन के थ्रू पे आप करा लीजिए, सो दैट कि कहीं भी कोई यहाँ पे फ्रॉड की संभावना न रह जाए। तो वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। केरला में यूनिवर्सिटीज ने कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से हम जो डिग्रीज इशू करेंगे वो डिग्री ब्लॉकचेन सर्टिफाइड होगी। ठीक है, तो फर्जी डिग्री की गुंजाइश कम से कम केरल के यूनिवर्सिटीज में चली जाएगी। और आप भी समझ रहे हैं कि अगर केरला ने ये सक्सेसफुली कर दिखाया तो वो दिन दूर नहीं कि ये इंडिया के हर स्टेट में अडॉप्ट हो जाएगी। यूजीसी कह देगी कि भाई सारी यूनिवर्सिटीज को ऐसा करना है तो करना है, राइट? अभी मेरा पासपोर्ट रिन्यू होने वाला था, तो मैं गया, जो होती है प्रक्रिया, तो मैंने चलते वक्त जो ऑफिसर थे उनसे पूछा कि सर कितने दिन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि पासपोर्ट बन के घर आ जाएगा? उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में। मुझे लगा कि उनको बोलने में गलती हो गई। शाम का वक्त था, मतलब एकदम लास्ट में ही मेरी बारी आई थी, तो शाम का वक्त था। तो मुझे लगा वो थक गए हैं, इसीलिए वो बोलना चाहते होंगे 2-3 हफ्ते, 2-3 दिन बोल दिया। तो मैंने कहा सर 2-3 दिन? बोले हाँ 2-3 दिन आ जाएगा, अभी तो कोई छुट्टी भी नहीं है, तो तीसरे दिन तक तो आ ही जाएगा आपके घर पे। मुझे लगा कि ऐसे ही हल्के फुल्के तरीके से बोल रहे हैं कि मैं इम्पेशेंट हूं, तो चलो इसको, तो मैंने फिर पुष्टि करनी चाहिए, मतलब जस्ट टू मेक श्योर कि वो मेरे दिल के साथ खेल तो नहीं रहे हैं, राइट? तो मैंने उनसे फिर से पुष्टि करनी चाहिए। तब उन्होंने मुझे सही बात बताई। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट आज की डेट में सिम की तरह हो गया है। हम मिनिमम वेरिफिकेशन पे पासपोर्ट इशू करते हैं, खासतौर पे रिन्यूअल वाला, क्योंकि पहले जिसको मिल चुका है तो उसकी तो एक लेवल पे वेरिफिकेशन हो गई है, तो हम मिनिमम वेरिफिकेशन के साथ रिन्यूअल के पासपोर्ट इशू करते हैं। और पासपोर्ट को लेकर अब कोई समस्या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को लेकर के कोई डाउट है तो बैकएंड से उसका पासपोर्ट रिवोक हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पासपोर्ट सस्पेंड है। अब टिकट विकट कटा लिए, एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहां पे पता चला कि आपका पासपोर्ट ये नंबर जो है वो मान्य ही नहीं है। तो आप ये समझ रहे हो कि डिजिटल लेवल पे कितनी चीजें गवर्नमेंट ऑलरेडी चीजों को डिजिटल लेवल पे रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो वो दिन दूर नहीं कि ब्लॉकचेन इन सारी चीजों में आ जाएगा।